लास्ट टेस्ट हमने कहाँ तक दिया? पेज 39 तक दिया ना। चलें पेज 40 से पेज 46 7 पेज ही सिर्फ 40 to 46 40 या 41 छोटा सा टेस्ट हमारा कल होगा जिसमें इकोलॉजिकल फैक्टर है, इकोलॉजिकल फैक्टर, पोर्टर 5 फोर्सेस, पोर्टर्स वैल्यू चेन, स्वॉट एनालिसिस, और जो हम आज पढ़ेंगे पेज 45 तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, सिर्फ एक पेज आज पढ़ेंगे और एक पेज अभी हम आज लर्न करके क्लास से जाएंगे। ठीक हो गया? वो पेज आज हम क्लास से लर्न करके जाएंगे। कल मैंने एक पेज दिया आप लोगों को, उस पेज में अगर आप लोग वापस आए, कल एक पेज हमने डिस्कस किया बिजनेस मैनेजमेंट। कोई ऐसी बातें थी कल तक हमारे साथ? बिजनेस मैनेजमेंट मीन टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज फॉर द बिजनेस। बिजनेस की स्ट्रैटेजी हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, which involves 3 interrelated processes: strategic analysis, strategic choice and strategic implementation. Strategic analysis mean to analyze current position of the business, और पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, या हम शॉर्ट वे में भी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू स्वॉट। और अगर हमें पता चला स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज मोर हैं देन वीकनेसेस एंड थ्रेट्स, तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मैनेज हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ करने की और नया ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पता चला वीकनेसेस मोर हैं देन स्ट्रेंथ, थ्रेट्स मोर हैं देन अपॉर्चुनिटीज, दिस मीन पोजीशन वीक। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें एंटर होना है कहाँ पे? स्ट्रेटेजिक चॉइस में, जहाँ पे हमने क्या करना है? जनरेट करनी है ऑप्शंस। मीन देखना है कि पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या अदर स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज को हमने क्या करना है? इवैल्यूएट करना है और सिलेक्ट करनी है एक बेस्ट ऑप्शन, जिसको हम बाद में क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लाएंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे। पोजीशन स्ट्रॉन्ग मीन बिजनेस मैनेज हो गया। और ये सारा क्या है? हमारा चैप्टर 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, जिसमें ये सारा एरिया चैप्टर 2 था। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, वैल्यू चेन,
external analysis 5 forces, pastel, positioning analysis means SWOT. स्ट्रेटेजिक चॉइस भी हमारा चैप्टर 2 है जो आज हम कवर करेंगे एक पेज। चैप्टर 3, 4, 5 वो क्या है, सारा का सारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का एरिया क्या है, जब चैप्टर 3, 4, 5 स्टार्ट करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। सो अगर हमारी पोजीशन वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने ऑप्शन जनरेट करनी है। मीन देखना है हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम पोजीशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ऑप्शन जनरेट करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसको नाम दिया जाता है पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। वही हैरी पॉटर नहीं, माइकल पॉटर, जिसने हमें वैल्यू चेन मॉडल दिया, जिसने हमें पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल दिया, उसी ने कहा कि अगर आपने बिजनेस की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप ऑप्शंस जनरेट कर सकते हो थ्रू पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। वर्ड जेनेरिक का मतलब होता है जनरल, कि एक बिजनेस के पास कंपटीशन को डील करने की अकॉर्डिंग टू पॉटर 3 जनरल स्ट्रैटेजीज हैं जिनको इवैल्यूएट करके एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। क्या हैं वो 3 जनरल स्ट्रैटेजीज? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड निशे मार्केटिंग। NICHE, नीच नहीं, निशे मार्केटिंग, आल्सो कॉल्ड फोकस्ड स्ट्रैटेजी। एक बिजनेस के पास कंपटीशन को डील करने की, क्यों कंपटीशन डील हो गया तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग है। कंपटीशन को डील करने की, पोजीशन स्ट्रांग बनाने की या कस्टमर अपने बिजनेस की तरफ खींचने की 3 जनरल स्ट्रैटेजीज हैं। इनके थ्रू क्या होगा, कस्टमर आप खींचोगे और कस्टमर आपके साथ है तो आपकी पोजीशन क्या है, स्ट्रांग है और कंपटीशन भी डील हो गया। कैसे आप कस्टमर को खींच सकते हो? थ्रू कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करो। क्वालिटी वही जो मार्केट में कंपैक्टर दे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, थ्रू कॉस्ट कटिंग लो प्राइसेस पे कस्टमर को बेचनी है। हाँ, कॉस्ट कम करोगे, प्राइस मार्केट वाली भी रखोगे, फिर भी आपका मार्जिन ज़्यादा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्राइस कम कर लोगे तो फिर तो शायद बल्ले बल्ले हो जाएगी, सारा कस्टमर भी आपके पास आ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में आपकी पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन होगी। अब कॉस्ट कटिंग इस तरह से करनी है कि क्वालिटी इफेक्ट ना हो। ये कैसे हो सकती है? कॉस्ट कटिंग करनी है, क्वालिटी इफेक्ट ना हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्मॉल स्केल की बजाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाओ तो अल्टीमेटली पर यूनिट कॉस्ट सेविंग होगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाओगे तो आपको बल्क डिस्काउंट भी मिलेंगे सप्लायर से, वो भी कॉस्ट सेविंग होगी। या क्या करो, अगर आपकी प्रोडक्शन डिफरेंट लोकेशन पे हो रही है तो बीच में ट्रैवलिंग कॉस्ट भी है, किसी एक जगह पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दो, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम करने से भी कॉस्ट कटिंग हो सकती है। या क्या करो, मशीनरी अपग्रेड कर लो। अपग्रेड करोगे तो वेस्टेज कम होगी, अपग्रेड करोगे तो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, एनर्जी कम कंज्यूम करेगी, तो ये भी क्या होगी, कॉस्ट कटिंग। या क्या करो, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को कंट्रोल कर लो। आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या होता है, लेबर फारिग बैठी है, उसे कंट्रोल कर लो, तो वो पे करना बंद कर दोगे, कॉस्ट कटिंग हो गई। या देखो, अपना पैकेजिंग अगर आप कम कर सकते हो, जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि प्लास्टिक बैगेज को रोकना है, काफ़ी बिजनेस ने प्लास्टिक बैग देना ही बंद कर दिया। भाई ये चीज़ें हाथ में उठा के ले जाओ। जिससे क्या हुआ, प्लास्टिक बैग का अच्छा खासा इनका खर्चा होता था, अब ये बिजनेस को नहीं करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, कॉस्ट सेविंग हो गई। तो ऑप्शन क्या आपके पास, पोजीशन स्ट्रांग बनाने की, कॉस्ट लीडरशिप मीन थ्रू कॉस्ट कटिंग क्या करना है, आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है बाय चार्जिंग लोअर प्राइसेस। या ऑप्शन क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंशिएट करो, उसके फीचर्स इन्हांस करो, उसकी क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव करो, ताकि प्राइस वही जो मार्केट में है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट के फीचर अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, तो कस्टमर किसे प्रेफर करेगा, आपको, और इससे कस्टमर आपके पास आएगा तो पोजीशन क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग मेंटेन हो गई। लेकिन वो कहते हैं अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करते हो, फीचर थोड़े से इन्हांस करते हो, तो कंपैटर भी उसे कॉपी मार लेता है। तो फिर डिफरेंशिएशन क्या कहता है, कुछ ऐसा डिफरेंट करो जो कंपैटर नहीं कर रहा,
और वैसा डिफरेंट क्या हो सकता है, हैवी मार्केटिंग भी हो सकती है जो शायद कंपैटर नहीं कर रहा, तो आप डिफरेंट देन कंपैटर करके कस्टमर को खींचो। मीन प्रोडक्ट के फीचर इंप्रूव कर लो, क्वालिटी इंप्रूव कर लो, लेकिन वो कंपैटर भी कॉपी कर लेगा, तो आप क्या कर सकते हो, हैवी मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को खींच सकते हो। मीन एक मेन सेलिब्रिटी जो कंट्री की है उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो, और जब ब्रांड एम्बेसडर आपका है तो क्या वो ब्रांड एम्बेसडर किसी दूसरे ब्रांड का बन सकता है? नहीं। तो उसका जितना फॉलोअर है वो किसकी प्रोडक्ट बाय करेगा? आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा। शाहिद अफरीदी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो, जितना भी उसका फॉलोअर है वो किसकी प्रोडक्ट बाय करेगा? आपकी। नहीं, ये छोटे ही सेलिब्रिटी है, रोनाल्डो की तरफ चले जाओ, मैसी की तरफ चले जाओ, उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो। सरफराज को नहीं। ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो महंगी सेलिब्रिटी। सरफराज को आप बाय करोगे तो वो मिसबा को बना लेंगे, कंपैटर फ़ायदा क्या हुआ? कोई यूनिकनेस आई? नहीं। कोई ऐसा यूनिक काम करना है, कुछ ऐसा डिफरेंट काम करना है, कुछ ऐसा यूनिक डिफरेंट काम करना है जिससे आप मार्केट प्राइस चार्ज करते हुए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। कस्टमर आया तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग। या वो कहता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, निशे मार्केटिंग फोकस्ड। इसका मतलब क्या है? निशे मार्केटिंग मीन टू टारगेट अ पर्टिकुलर segment of market, to target a particular segment of market। segment of market का मतलब क्या है? to target a particular type of customer। मीन एक ऐसे कस्टमर को टारगेट कर लो जो कि सपोज शेख है, प्राइस टैग दे के प्रोडक्ट बाय करता है, क्वालिटी नहीं देखता। तो आप भी क्या करो, अपनी प्रोडक्ट सस्ती से सस्ती प्राइस पे बेचो, क्वालिटी वो नहीं देख रहा तो आप भी नहीं देखो, गंदी से गंदी क्वालिटी प्रोड्यूस करके, इतनी लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करके कि मार्केट में आपसे कम किसी की प्राइस ना हो। मीन टारगेट कर लिया कैसे कस्टमर को, जिसको सस्ती चीज़ चाहिए, क्वालिटी को नहीं देख रहा, तो आप भी कम से कम प्राइस चार्ज करो, क्वालिटी बेशक गंदी बेचो, लेकिन उसे कहीं और से उतनी प्राइस पे चीज़ नहीं मिलेगी, तो कहाँ से बाय करेगा? आपसे। सुजुकी मेहरान क्या किया हुआ उसने? टारगेट किया हुआ एक ऐसे कस्टमर को जिसको सस्ती कार चाहिए, क्वालिटी उसे नहीं चाहिए। तो ये क्या किया उसने? अपनी एक सेपरेट मार्केट बनाई हुई है जिसे नाम देंगे हम कॉस्ट फोकस्ड का। मीन फोकस कर लो एक ऐसे कस्टमर को जो लो प्राइस प्रोडक्ट चाहता है, तो आप लो से लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन करो, क्वालिटी कस्टमर नहीं देख रहा तो आप भी नहीं देखो, और इतनी कम प्राइस होनी चाहिए कि मार्केट में कोई उतनी प्राइस चार्ज ना कर रहा हो। तो अपनी एक सेपरेट मार्केट आपने बना ली। जिसको भी सस्ती कार चाहिए वो होंडा या टोयोटा के पास नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा? सुजुकी पे। होंडा टोयोटा कहाँ पे चल रहे हैं? यहाँ पे। टोयोटा क्या कर रहा है? कॉस्ट लीडरशिप। होंडा क्या कर रहा है? डिफरेंशिएशन, थोड़े से फीचर अच्छे दे रहा है। लेकिन सुजुकी मेहरान ने क्या किया हुआ है? निशे मार्केटिंग फोकस्ड, कॉस्ट फोकस, मीन टारगेट किया हुआ है पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट, मीन टाइप ऑफ कस्टमर को, और उसकी नीड को पूरा कर रही है। कंपटीशन गया भाड़ में, आपने अपनी एक सेपरेट मार्केट बना के कस्टमर को पोजीशन मेंटेन कर ली। जब कहते हैं फोकस क्या हो सकता है? क्वालिटी फोकस भी हो सकता है कि टारगेट कर लो एक हाई रिच क्लास को जो लग्जरीज चाहती है, तो वेरी हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करके उसकी डिमांड पूरी करो। और जब वेरी हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करके आप दे रहे हो तो अल्टीमेटली उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हो। तो इससे क्या किया आपने? अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर ली। एग्जांपल क्या है? मर्सिडीज बेंज, BMW, या हमारी बुक में उसने एक एग्जांपल दिया है एस्टन मार्टिन की। एस्टन मार्टिन क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है जो फार्मूला 1 रेसिंग कार्स बनाती है, और पूरी दुनिया में इसके अलावा रेसिंग कार्स और कोई नहीं बनाता, और बिलियन ट्रिलियन डॉलर चार्ज करते हैं ये कार के, और लोग विलिंग टू पे हैं। क्यों? जिसको भी रेसिंग कार चाहिए वो कहाँ पे जाएगा? एस्टन मार्टिन। तो क्या किया उसने? एक टाइप ऑफ कस्टमर को टारगेट किया और उसकी नीड को पूरा कर रहा है। जिसको भी रेसिंग कार चाहिए कहाँ पे जाएगा? होंडा, टोयोटा, फोर्ड मोटर्स पे नहीं,
सुजुकी पे नहीं, कहाँ पे जाएगा? एस्टन मार्टिन पे। और ये हाई प्राइसेस चार्ज करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया हुआ है। ये दोनों स्ट्रैटेजीज क्या है कि कंपटीशन में रहते हुए कस्टमर को खींचना है लो प्राइसेस के थ्रू, या कस्टमर को खींचना है कुछ डिफरेंट करके, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करके। जबकि इधर क्या है, कंपटीशन को खत्म करके अपनी एक सेपरेट मार्केट बना ली, लो इनकम कस्टमर को टारगेट कर लिया कॉस्ट फोकस, या फिर हाई इनकम कस्टमर को टारगेट कर लिया क्वालिटी फोकस, मिडिल क्लास को आपने छोड़ दिया, अपनी मार्केट बना के पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर ली। हम पढ़ते हैं क्या है ये। ऑन पेज 46 के बिल्कुल सेंटर में 3 डब्बाज मिलेंगे हमें। अप्रोचेज स्टाइल टू अचीविंग सुपीरियर रिटर्न कंपैटिटिव एडवांटेज। इनको पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी, जनरल स्ट्रैटेजी का नाम भी दिया जाता है, या इनको पोर्टर्स कंपैटिटिव स्ट्रैटेजीज का नाम भी दिया जाता है। कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी मीन कंपटीशन को डील करने की, या कंपैटर का कस्टमर अपनी तरफ खींचने की, या कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने की ये स्ट्रैटेजीज हैं। इनके थ्रू आपको मिलेगा क्या? कंपैटिटिव एडवांटेज, या इसके थ्रू कंपटीशन डील होगा। सो क्या है? वन ऑफ मैनी अप्रोच, देयर आर 3 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज आउट ऑफ मैनी अप्रोचेज। There are 3 generic strategies, approaches, Porter's generic strategies, cost leadership. A company that is a cost leader in an industry is able to make and sell its goods at a lower cost than its competitor. Lower cost या lower price? Lower price कर लें इसको please. A company that is a cost leader in an industry is able to make and sell its goods at a lower price than its competitor. This means lower cost of operation in industry. जिसकी एग्जाम्पल उसने दे दी सुपर मार्केट लाइक हाइपर स्टार, मेट्रो चीज़ें सस्ती बेच रहे होते हैं, क्यों? बल्क में बाय करते हैं, तो वहाँ से उनको क्या मिलती है? कॉस्ट सेविंग मिलती है। वो कॉस्ट सेविंग से क्या करते हैं? कम प्राइस चार्ज करते हैं। सो हाइपर स्टार, मेट्रो एटसेट्रा यूजिंग इट्स स्ट्रैटेजी ऑफ एवरीडे लो प्राइस टू कंज्यूमर ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। डिफरेंशिएशन क्या है? अ फर्म माइट compete by trying to give its product feature that its competitor products do not have. If these features are valued by consumer, the product can be sold at a higher price. जो होंडा कर रहा है टोयोटा से थोड़ी सी प्राइस हायर है, क्यों? रीज़न क्या है? फीचर भी टोयोटा से अच्छे हैं। हाँ, अगर टोयोटा जैसे फीचर होते तो फिर आप हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। So products might be differentiated with actual enhancement, mean feature improve करना, quality improve करना, but that might be copied by the competitor, लेकिन वो competitor भी copy कर सकता है। तो differentiation क्या है? Marketing for example, active advertising campaign, तो different आप क्या कर सकते हो? Marketing brand ambassador के थ्रू भी कस्टमर को खींच सकते हो। या तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है? Focused, इसके साथ लिख लें / niche marketing, NICHE, niche नहीं, niche marketing mean to target a particular segment of the market. So this relates to whether the producer target a mass market. Mass market mean पूरी मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हो कंपटीशन में रहते हुए, या फिर niche mean एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप टारगेट करना चाहते हो। So a mass market, for example, the Ford Motor Company, Ford Motor mean Toyota company, or a small part of market niche, for example Aston Martin. Ford Motor की जहाँ पे यहाँ पे वर्ड टोयोटा लिख दें कि टोयोटा क्या कर रहा है? कंपटीशन मार्केट को डील कर रहा है, जबकि एस्टन मार्टिन कंपटीशन नहीं, निशे मार्केट मीन पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। बोथ टोयोटा एंड एस्टन मार्टिन सेल कार्स, बट दे डू नॉट compete विद ईच अदर। क्यों? जिसको रूटीन में कार चलाने के लिए चाहिए वो एस्टन मार्टिन के पास नहीं जाएगा, उसने कार किससे बाय करनी है? टोयोटा से। जिसको रेसिंग कार चाहिए वो टोयोटा के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? एस्टन मार्टिन में। सो बोथ टोयोटा एंड एस्टन मार्टिन सेल कार्स बट दे डू नॉट compete with each other. A person thinking about buying a Toyota Corolla would not see an Aston Martin Lagonda as an alternative product. क्या कि हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। ये 3 डब्बाज हमने लर्न करने हैं। पास में एग्जामिनर 3 दफ़ा टेस्ट कर चुका है, 9 मार्क्स के लिए 2 दफ़ा उसने टेस्ट किया कि 3 कंपैरेटिव स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल।
9 मार्क्स के लिए। इसके अलावा क्या है, इसके ऊपर हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी। अगर हम पेज 45 पे वापस आए कि मॉडल है क्यों, कहते कंपैटिटिव स्ट्रैटेजीज इज द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मीन ये स्ट्रैटेजीज किस लिए हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान हैं इन ऑर्डर टू गेन कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपैटिटर्स। कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एज कंपेयर टू कंपैटिटर नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हैं तो आपके पास क्या है, कंपैटिटिव एडवांटेज। और इंडस्ट्री में जिसके पास कंपैटिटिव एडवांटेज होता है उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है। हाँ, अगर कंपैटिटिव एडवांटेज आपके पास नहीं, कंपैटिटर के पास है, तो फिर आपकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं, क्या होगी, वीक होगी। हाँ, वो कंपैटिटिव एडवांटेज हमने गेन कैसे करना है, कस्टमर को खींच के कैसे खींचना है, इनमें से किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू। सो relationship of a company with environment, competitive strategy should relate to company to its environment। मीन ये strategies आपने इंडस्ट्री मार्केट से रिलेटेड ही बनानी है। The key aspect of a firm's environment is the industry or industry in which it operates। तो ये थी सारी बकवास जो हमें लर्न करना है। नेक्स्ट पेज पे 2 फैक्टर्स हैं कि एक फर्म हाई रेट ऑफ रिटर्न कैसे कमा सकती है। एक फर्म हाई रेट ऑफ रिटर्न कैसे कमा सकती है, 2 फैक्टर्स के थ्रू। नंबर 1, अगर वो ऑपरेट कर रही है किसी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रोथ में है, जिसमें नंबर ऑफ कंपैटिटर्स बहुत कम हैं, जिसमें नए नए कस्टमर्स एंटर हो रहे हैं, वो क्या है, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो आप हाई रेट ऑफ रिटर्न मीन प्रॉफिटेबिलिटी हाई कमा सकते हो। लेकिन वो कहता है सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होती। तो फिर हाई रेट ऑफ रिटर्न आप कमा सकते हो अगर आपकी इंडस्ट्री में कंपैटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है। कंपैटिटिव पोजीशन कैसे स्ट्रांग है, अगर आपके पास है कंपैटिटिव एडवांटेज। और कंपैटिटिव एडवांटेज आपने कैसे लेना है, कस्टमर को खींच के। कैसे खींचोगे, या तो लीडरशिप के थ्रू, या डिफरेंशिएशन के थ्रू, या फिर फोकस के थ्रू। सो 2 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 1, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नंबर 2, कंपैटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। हाँ, अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है तो फिर आपको क्या बनानी है, कंपैटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। कैसे बनानी है, कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करके। और एडवांटेज कैसे गेन करना है, इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी चूज करके। सो क्या है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिटर्न। Return that a company is able to generate are subject to 2 significant factors. Industry attractiveness. It is the future profit potential of a market. Mean market growth में है तो future profit potential है। Not all industries offer equal opportunities for sustained profitability। लेकिन सारी industries attractive नहीं होती। तो दूसरा factor क्या है, competitive position within the industry। Positioning determine whether a firm's profitability is above or below the industry average। मीन जिसकी पोजीशन स्ट्रांग है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी पोजीशन वीक है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। सो अ फर्म मे अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न इवन दो द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज अनफेवरेबल and the average profitability of the industry is modest by having a strong position in the industry। और नीचे इसने हमें डिफाइन कर दिया कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है। इट इज एन एडवांटेज दैट अ फर्म हैज ओवर इट्स कंपैटिटर्स। ये नोकझोंक कहाँ पे चल रही है। कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है, इट इज एन एडवांटेज दैट अ फर्म हैज ओवर इट्स कंपैटिटर्स which allows it to generate greater return than they can greater return than they can। मतलब जो वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा अगर रिटर्न मिल रहा है उनको, तो ये क्या है, कंपैटिटिव एडवांटेज। कंपैटिटिव एडवांटेज इज अचीव्ड बाय ऑफरिंग कंज्यूमर गुड्स ग्रेटर वैल्यू मीन डिफरेंशिएशन आइदर बाय मीन्स ऑफ लोअर प्राइसेस। मीन प्राइस अगर आप कम चार्ज करोगे कस्टमर को तो उसे वैल्यू प्रोवाइड में ज़्यादा नज़र आ रही होगी, बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। या प्राइस मार्केट वाली पे आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो उसे वैल्यू मीन बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। मीन कंपैटिटिव एडवांटेज हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कंज्यूमर को ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड करके। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे, थ्रू लो प्राइस या फिर प्रोवाइडिंग ग्रेटर बेनिफिट एंड सर्विस दैट जस्टिफाई हायर प्राइसेस।
सो क्या लर्न करना है, ऊपर से दो फैक्टर्स हमें लर्न करने हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का मतलब क्या है? दिस रेफर्स टू फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। दूसरा क्या है? हैविंग कंपैटिटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री, कंपैटिटिव पोजीशन i.e. कंपैटिटिव एडवांटेज। और कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? अ फर्म कैन अचीव मोर प्रॉफिट देन इट्स कंपैटिटर। कैसे अचीव किया जा सकता है कंपैटिटिव एडवांटेज? बाय प्रोवाइडिंग बेटर वैल्यू टू द कंज्यूमर, i.e. थ्रू लो प्राइस या फिर थ्रू हाई क्वालिटी दैट जस्टिफाई द हाई प्राइसेस। सुपर से दो फैक्टर लर्न करने हैं, कंपैटिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन लर्न करनी है और ये 3 डब्बाज हमें लर्न करने हैं। उसके नीचे गए तो हमें कोई 5 छोटे छोटे कॉलम मिलेंगे, वेज फॉर एडिंग वैल्यूज, कि एक बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है। वैल्यू एडिशन मीन अपने बेनिफिट, मार्जिन, प्रॉफिट हाई कर सकता है। कैसे हाई कर सकता है? बेटर डिज़ाइन के थ्रू, कि अगर अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा दे जो कस्टमर प्रेफर करता है तो कस्टमर आपके पास आएगा, तो बिजनेस को क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी। एक बिजनेस वैल्यू एडिशन अपने प्रॉफिट हाई कर सकता है अगर कस्टमर को प्रोवाइड करे इजी टू बाय। इजी टू बाय मीन कन्वीनियंस प्रोवाइड करके। कन्वीनियंस का मतलब क्या है? कि कस्टमर को घर बैठे अगर आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दोगे, मीन उसे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी चीज़ बाय करने के लिए, तो इससे भी कस्टमर आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा, हाई विलिंग टू पे होगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी। या बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे? रिलायबल सर्विसेज। रिलायबल सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? अपने प्रॉमिसेस मीट करके, कि जो स्पेसिफिकेशन जिस टाइम पे आपने चीज़ कही थी, अगर वही क्वालिटी, वही स्पेसिफिकेशन उसी टाइम पे आपने प्रोवाइड की, तो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, दूसरों को भी आपकी तरफ प्रेफर करेगा। तो इससे क्या होगी? आपकी वैल्यू एडिशन मीन आपका बेनिफिट, प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। बिजनेस वैल्यू एडिशन कर सकता है कैसे? अपना ब्रांड नेम रिकॉग्नाइज करके भी। समटाइम सेम क्वालिटी ब्रांड पे महंगी मिल रही होती है, ब्रांड के बाहर सस्ती मिल रही होती है, लेकिन हम ब्रांड पे हाई प्राइस पे विलिंग टू बाय होते हैं। रीज़न क्या है? इसके साथ ब्रांड का टैग लगा हुआ है। ब्रांड कैसे बनता है? अल्टीमेटली क्वालिटी की बेस पर, के पीछे आपकी कोई क्वालिटी की हिस्ट्री होगी, तो उससे क्या बनेगा? आपका ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम किसी सस्ती चीज़ पे लगा के भी आप वैल्यू एडिशन मीन अपने बेनिफिट इंक्रीज कर सकते हो। या वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करके। ये समटाइम हम स्टिचेस करवाने जाएं तो नॉर्मल 10 दिनों में मिलेगा सूट, तो इतने पैसे नहीं, मुझे 2 दिन बाद चाहिए, तो डबल सिलाई लगेगी। तो ये क्या है? क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करके भी वैल्यू क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। जिसकी एग्जांपल उसने दे दी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट इतना क्विक नहीं होता जितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप हाई विलिंग टू पे होते हो, क्यों? आपको सर्विस क्या मिल रही है? क्विक मिल रही है। तो एक बिजनेस कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता है? वेज क्या है फॉर एडिंग वैल्यूज? बेटर डिजाइन, इजी टू बाय, रिलायबल सर्विसेज, ब्रांड रिकॉग्नाइज करके, या फिर क्विक सर्विसेज। क्या कहता है बिजनेस वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता है? कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू भी, कम प्राइस चार्ज करके। वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता है? प्रोडक्ट के फीचर इनहैंस करके या मार्केटिंग करके भी। पास में एग्जामिनर ने एक दफा 6 नंबर के लिए पूछ लिया, एक्सप्लेन करें वेज फॉर एडिंग वैल्यूज। यहाँ पे कितने हैं? तो उसमें छठा पॉइंट आप कहाँ से लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे कि डिफरेंशिएशन के थ्रू भी वैल्यू एडिशन होती है या कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू भी वैल्यू एडिशन होती है। सो क्या है वेज फॉर एडिंग वैल्यूज? Better design, a product might be designed with added features that might meet the need of a particular type of customer better than products that are currently in the market. कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटर डिज़ाइन की? तो ऐसी कंपनी जिनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। फर्नीचर में एक कंपनी इंटरवुड हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, क्यों? उनके फर्नीचर के डिज़ाइन अच्छे हैं। तो इंटरवुड इन फर्नीचर इंडस्ट्री, ये क्या होगी एग्जाम्पल? Easy to buy, value can be added by making it easier for the customer to buy a product. For example, by providing a website, placing bookstore at a place such as airport terminals, delivered item to their homes.
एग्जाम्पल दी जा सकती है कोई इसकी? वेबसाइट के थ्रू जब बिजनेस कर रहा हो, दराज.pk, तो ये क्या है? फूड पांडा, ये क्या है? इजी टू बाय। या रिलायबल सर्विस, दिस इज अ कस्टमर नाउ दैट दे विल रिसीव सर्विस ऑन द प्रॉमिस टाइम टू अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें कोई लेबॉर्ट्री की एग्जांपल दे दो, आगा खान लेबॉर्ट्री दे दो या शौकत खानम लेबॉर्ट्री की एग्जांपल दे दो, क्यों ये रिलायबल टेस्टिंग करते हैं। बाकियों में तो एक दफ़ा मुर्गी का खून दे के बंदों के टेस्ट आ गए, क्या ख्याल? भी रिलायबल उतने नहीं हैं। इसके अलावा ब्रांड वैल्यू कैन बी एडिड बाय प्रमोटिंग अ ब्रांड नेम। सक्सेसफुल ब्रांडिंग माइट give customer a sense of buying product or service with a better quality. Example, क्या मिस एग्जाम्पल दिया? कोई एग्जाम्पल दे दो, किसी भी ब्रांड की एग्जाम्पल दे दो, निशात की एग्जाम्पल दे दो कि वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज क्या मिलेगी, हमें हाई क्वालिटी मिलेगी। सफायर की एग्जाम्पल दे दो कि प्रोडक्ट हमें हाई क्वालिटी ही मिलेगी। इसके अलावा क्या है? क्विक सर्विस वैल्यू कैन बी एडिड बाय डिलीवरिंग अ सर्विस और प्रोडक्ट मोर क्विकली। For example, a private hospital offering treatment to patients more quickly than other hospital in the region. तो इसकी एग्जांपल तो उसने बीच में दे ही दी। पास में एग्जामिनर ने क्या कहा? आपको 4 वेज फॉर एडिंग वैल्यूज बताएं और साथ ही एग्जांपल भी दें, और स्टूडेंट एग्जांपल्स नहीं लिख सके। तो बेटर डिज़ाइन की एग्जांपल हम दे सकते हैं, इंटरवुड फर्नीचर। इजी टू बाय की एग्जांपल दे सकते हैं, फूड पांडा। रिलायबल सर्विस की एग्जांपल दे सकते हैं, शौकत खानम लेबॉर्ट्री। ब्रांड नेम की एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी बड़ा ब्रांड आप बता दो। और क्विक सर्विस की एग्जांपल तो उसने ऑलरेडी दे दी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो यहाँ पे चैप्टर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। क्या था चैप्टर 2 के अंदर? एक पेस्टल का टॉपिक था, पेज 24 से स्टार्ट हुआ और पेज 40 तक चला। ऐसी बात थी। इसको पास में एग्जामिनर ने सिर्फ 2 दफ़ा टेस्ट किया। एक दफ़ा 5 नंबर के लिए हाउ आ बिजनेस कैन इम्प्रूव एनवायरनमेंट, 5 पॉइंट, और एक पेस्टल का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो हमने कहीं पे टेस्ट में अटेम्प्ट किया था। अदरवाइज ये फर्स्ट 16 पेजेस में से आज तक कभी कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट नहीं हुई, उसने हमारे लिए छोड़ी हुई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड को इतने बड़े बड़े टॉपिक इसके अंदर नहीं थे। एक बड़ा टॉपिक था 7 डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल, 7 लाइनें। एक बड़ा टॉपिक था 7 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 7 डब्बा छोटे छोटे। बाकी 2-2, 3-3 लाइनों के छोटे छोटे टॉपिक, बल्कि इकोनॉमिक फैक्टर में कई पेजेस ऐसे थे जहाँ पे कोई चीज़ लर्न करने के लिए थी ही नहीं। ये कैसा चैप्टर है जो स्टूडेंट के फेल होने की मेन रीज़न बनता है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है कि इसे देख के उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। कितना बड़ा चैप्टर करेगा कौन? और वो स्टूडेंट जो साथ साथ ये चैप्टर अभी प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो बीएम का पेपर इजीली फेल कर बैठेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अभी नहीं किया ना तो ये पेपर वाली रात तक भी नहीं होगा। और पेपर पास करने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे पेपर आता है। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना पेपर के अंदर बैठे हुए कि मुझे पेपर आता है, सब कुछ आता है, तब तक पेपर पास नहीं होता। और अगर ये चैप्टर आपको नहीं प्रिपेयर, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा कि मुझे पेपर आता है। और पिछली कोई 3-4 अटैम्प्ट से एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट चैप्टर ये बना हुआ है। यहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हो रहा है। अभी पिछली अटैम्प्ट में उसने सिर्फ 6 नंबर के लिए टेस्ट किया, उससे पीछे 18 मार्क्स के लिए 2-3 कंसेक्टिव अटैम्प्ट उसने अच्छा खासा यहाँ से टेस्ट किया है। और ये पेपर छोड़ के पेपर पास नहीं हो सकता। और अभी अगर हमने साथ ये प्रिपेयर नहीं किया तो ये पेपर हमारा पास नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है कि बाद में आप इसे कवर कर ही नहीं सकोगे। जब भी कवर करने बैठोगे देख के ही परेशानी हो जाएगी कि नहीं होना, नेक्स्ट में करूँगा। वो नेक्स्ट करते करते पेपर वाली रात आ जाती है और पता चलता है कि इसे करने बैठा तो बाकी 10 चैप्टर नहीं होने। इसलिए प्लीज़ कोशिश करनी है हमने, ये पेजेस सिर्फ मैंने साथ इसलिए रखे हैं ताकि आप इनको प्रिपेयर करके कल अच्छा टेस्ट दे दो। तो एक पेस्टल था, एक पोर्टर 5 फोर्सेस 2 पेजेस से,
यहाँ पे रटे क्या लगाने थे, हमने बीच में से कुछ पॉइंट ले लिए और एक क्वेश्चन आपने असाइनमेंट बना ली, मैं एज्यूम करता हूँ बना ली, तो आप उसका सिनेरियो कवर कर लोगे। एक उसके बाद पोर्टर्स वैल्यू चेन था, 5 डब्बा प्राइमरी एक्टिविटीज़ लर्न करनी है और 4 डब्बा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ लर्न करनी है। दोनों पेजेस को अगर देखो तो हाफ पेज भी नहीं है लर्न करने के लिए, वो 5 लाइनें हैं पीछे और आगे भी वो 2 लाइनें हैं 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की। हाफ हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वाला नीचे वाला पार्ट छोड़ दिया, सिर्फ वो 4 डब्बास की हैं। उसके बाद स्वाट था, तो स्वाट को डिफाइन किया 4 पॉइंट में। हाँ, उसमें पोजीशनिंग एनालिसिस की डेफिनेशन हमने की, उसमें स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट हमने ऑलरेडी पहले डेफिनेशन लर्न की हुई है, अब सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस की लर्न करनी है। और उसके बाद क्या है, ये 3 डब्बास और 5 वेज फॉर एडिंग वैल्यूज़। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं, ऊपर एक कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन भी है 2 लाइनों की, ऊपर 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिटर्न भी है, 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो अगर हम देखें पिछले पेपर में एग्जामिनर ने टेस्ट क्या क्या किया इस चैप्टर में से, अभी पिछले पेपर में उसने एक क्वेश्चन टेस्ट किया स्वॉट एनालिसिस का, वो आप खुद से देखें कि आपको आता है क्या। ये 6 नंबर इजी हलवा टाइप नंबर थे, क्यों, बुक के अंदर ही एक एग्जाम्पल है फार्मास्यूटिकल कंपनी की, ये स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हैं। उसने क्या किया, उनके डब्बों की प्लेसिंग वर्ड्स कुछ उठा के इधर से उधर लिख दिया, कुछ इधर से उधर लिख दिया और कहा इनको अरेंज करें। तो अरेंज करते वक्त हमने देखना है जो इंटरनल अच्छी बातें हैं वो स्ट्रेंथ में आनी चाहिए, जो इंटरनल गंदी बातें हैं वो वीकनेस में आनी चाहिए, और जो एक्सटर्नल अच्छी बातें हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सटर्नल गंदी बातें थ्रेट्स। तो क्या उसने कहा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या है, रीसेंट मर्जर ऑफ 2 कंपैरेटर, ये स्ट्रेंथ है, ये क्या था, थ्रेट। तो आपने क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है, स्ट्रेंथ के अंदर वो लिखनी है जो स्ट्रेंथ होंगी इनमें से, वीकनेसेस में वो लिखनी है जो वीकनेस होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ में वो लिखनी है जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और थ्रेट्स में जो थ्रेट्स हैं तो उसको ये पहला पॉइंट उठा के कहाँ पे लिखना है, अपॉर्चुनिटी में, स्ट्रेंथ में नहीं। ये इतना लिखने का आपको वो आधा नंबर देगा, सिर्फ आपने बताना है कि भाई ये स्ट्रेंथ नहीं ये अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा क्या है, हाई स्किल्ड साइंटिस्ट इन द वर्कफोर्स, ये ठीक है। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव नॉट येट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड, अपॉर्चुनिटी है। क्या ख्याल है, रिसेंट मर्जर ऑफ 2 कंपैरेटर क्या है, थ्रेट है अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। तो ये जो है रिसेंट डेवलपमेंट, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी। वीकनेस में स्लो ग्रोथ विद एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज, नहीं ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्री ग्रोथ में है तो अपॉर्चुनिटी, आपके बिजनेस की ग्रोथ उसने नहीं बताई। अपॉर्चुनिटी में है पुअर रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वीकनेस। हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट, स्ट्रेंथ। पेटेंट्स ऑन 6 प्रोडक्ट्स, स्ट्रेंथ। और थ्रेट में है हाई प्रॉफिट मार्जिन, स्ट्रेंथ। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, थ्रेट। recent increase in employee turnover, recent increase in employee turnover, weakness। employee turnover आपका ज़्यादा इंटरनल बात हो रही है। और क्या क्या है उसने, रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन अबव मैट्रिक्स एंड रीक्लासीफाई द इंफॉर्मेशन अंडर द करेक्ट हेडिंग वेयर नेसेसरी। कमेंट्स अभी तक आएंगे क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद कमेंट्स आएंगे कि कितने % स्टूडेंट ने इसमें जोल किया और कितने % स्टूडेंट ने इसे अच्छा अटेम्प्ट किया। और जिसने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा हुआ है बुक में वो ये 6 नंबर पूरे ले लेगा, क्योंकि इससे हलवा मार्क्स आपको आज तक नहीं मिलेंगे, क्यों, यही एग्जाम्पल आपने लर्न भी की हुई है। उससे प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन टेस्ट हुआ वो हमने कवर कर लिया था, क्या ख्याल है। उससे पीछे ऑटम 18 में अगर हम जाएं, ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस फॉर ES। कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स आपने आइडेंटिफाई करनी है।
Eat Smart ES, a family owned business, is being managed by Mr. and Mrs. Khan. ES has been enjoying a high profit and a strong client base and is highly regarded for its premium quality diet food, energy drink and low carb salads. तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हाई है, कंपनी की रेपुटेशन जो है वो अच्छी है, क्वालिटी मील दे रही है, तो ये स्ट्रेंथ है जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी। क्या ख्याल है? द फूड इज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर मिसिस खान, अ फॉरेन क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो सुपरविजन हो रही है फूड प्रिपरेशन की अंडर अ फॉरेन क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, तो ये भी स्ट्रेंथ है जो फूड क्वालिटी को मेंटेन रखने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। हु हैज़ हायर्ड अ टीम ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ हैविंग साउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो उसी एक ही स्ट्रेंथ में ये बात करेंगे कि टीम भी क्या है, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है। मिस्टर खान इज अ मार्केटिंग ग्रेजुएट and looks after the supply chain activities, mean supplier से supplies लेनी है तो उनको देख रहा है, i.e. from ordering and safe storage of ingredients to dealing with customer complaints and encouraging feedback। तो स्ट्रेंथ है क्या ले रहा है, कस्टमर फीडबैक ऑब्टेन कर रहा है, कस्टमर कंप्लेंट को फोकस कर रहा है, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होगी, इम्प्रूव होगी, और जितनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होगी उतना ही ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। तो अभी तक क्या मिला है, सारी स्ट्रेंथ्स। एट प्रेजेंट ES इज ऑफरिंग टेक अवे एंड डिलीवरी सर्विसेज। डाइन इन सर्विस इज नॉट बीइंग ऑफर्ड। कंपनी डाइन इन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इससे क्या होगा, डाइन इन वाला कस्टमर जो है वो लूज कर सकती है, और ये लूज करना टुवर्ड्स कंपैटर आपकी पोजीशन को वीक कर सकता है, वीकनेस। Due to the fact that Mr. and Mrs. Khan have been busy in managing routine work burden बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ES relies on word of mouth and social media pages for promoting the business। तो एक टेक्नोलॉजी अच्छी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प देगी, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी। सोशल मीडिया मार्केटिंग अवेलेबल है जो आप यूटिलाइज करते हुए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। Impact of technology on business structure strategy. Given the low setup cost and growing demand for healthy food, number of new online business have entered into the market। थ्रेट है कि उनके एंटर होने से, कस्टमर मूव होने से पोजीशन वीक हो सकती है। Some restaurant have also started to offer separate diet food menu। तो ये भी थ्रेट है कि हमारा कस्टमर लूज हो सकता है। BFit BF, a chain of fitness center, has approached ES to partner with them in preparing diet plans and meals for its members। तो अपॉर्चुनिटी है कि इनके थ्रू भी हमें कस्टमर मिलेगा जो हमारी सेल को इंक्रीज करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प दे सकता है। Partnering with BF would mean hiring of additional staff at various levels of operational and management। लेकिन उसके लिए हमें कोई स्टाफ वगैरह जो है वो मेंटेन करना होगा, तो अल्टीमेटली वो तो करना ही होगा। तो स्ट्रेंथ मिल गई हमें काफ़ी सारी, 3-4, एक वीकनेस मिली हमें, एक थ्रेट मिला, और कि हमें 2 अपॉर्चुनिटी, तो मिला के कोई 8.4 हेडिंग में बनते हैं। 8 पॉइंट बना दिए, दिस मीन 8 नंबर हमें उसे देना पड़ेंगे। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्राइमरी वैल्यू चेन as suggested by Porter and give 2 examples related to each such activity in ES। मीन 5 प्राइमरी एक्टिविटीज को डिफाइन करना है और उसके बाद ES के साथ रिलेट भी करना है कि इसके अंदर कैसे हैं वो। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या था, हाउ इनपुट्स आर हैंडल कंसर्न्ड विद परचेज ऑफ मटेरियल, हैंडलिंग, स्टोरेज, डिलीवरी। और शायद वो मिस्टर खान उसने कहा कि वैल्यू चेन को देख रहा है, सॉरी किसको, सप्लाई चेन को देख रहा है, लाइक ऑर्डरिंग फ्रॉम सप्लायर कर रहा है, किस चीज़ की कर रहा होगा, मीट कर रहा होगा, वेजिटेबल्स कर रहा होगा, फ्रूट कर रहा होगा। तो ये क्या है यहाँ पे, इनबाउंड लॉजिस्टिक। क्या ख्याल है, इनबाउंड लॉजिस्टिक में साथ रिलेट करेंगे ना, क्या
बाइंग फ्रूट वेजिटेबल्स मीट बाय मिस्टर खान टू लुक आफ्टर सप्लाई चेन ऑफ द कंपनी। ऑपरेशन क्या है? Converting input into output mean raw material into a product that a customer can buy। और यहाँ पे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग जो मिसिज खान देख रही है, एक फॉरेन क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जो प्रिपेयर कर रही है फूड प्रोडक्ट फूड आइटम्स थ्रू हिज क्वालिफाइड स्टाफ। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या? हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड प्लस डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। तो क्या होगा? स्टोरेज होगी मील की, लाइक सैलड की, आफ्टर प्रिपरेशन एंड बिफोर सेल इनटू रेफ्रिजरेशन। या वो जो आपके मेन जो है वो क्या होते हैं? काउंटर होते हैं, डिस्प्ले काउंटर, उसमें भी आपने मील सैलड वगैरह बना के रखे होते हैं। तो ये क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। या आप डिलीवरी भी दे रहे हो प्रोडक्ट टू द कस्टमर, क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मार्केटिंग एंड सेल्स कंसर्न विद 4 P's। हाउ टू अट्रैक्ट, एक्सप्लॉइट, परसुएड द कस्टमर एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो मार्केटिंग कंपनी कर रही है सोशल मीडिया के थ्रू और सेल कर रही है कैसे? डिलीवरी या फिर टेक अवे। सर्विसेज क्या है? आफ्टर से सर्विसेज टू रिटेन द कस्टमर लाइक वारंटी, हेल्पफुलनेस। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? हेल्पफुलनेस शायद प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू कस्टमर फीडबैक या कस्टमर ऑफ कंप्लेंट्स के थ्रू। ये पांचों रिलेट किए जा सकते हैं साथ। ये बड़ा औखा पार्ट था। प्राइमरी वैल्यू चेन तो शायद डिफाइन कर लेंगे, लेकिन साथ रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम था। उसके अलावा क्या क्या टेस्ट हुआ, होपफुली हम कल कवर करके चैप्टर 2 को लॉक लगा देंगे।